चलिए एक दो रिएक्शन हम और करते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं, अब समय है तो। चलिए वे अपने पेन को जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन हमने बढ़ा दिए हैं, क्लास मिल गई है तो। मार्केट में ये खबर जाए कि वाइस समोसा खिला के आजकल बच्चे बिठा रहे क्लास में, इससे बढ़िया मैं कुछ और काम कर लूंगा। सिलेक्शन लाओ, उसके बाद देखेंगे। मेरे पूरे शब्द सुनो, उसके बाद देखेंगे। प्रॉमिस तो वहां भी नहीं हो रहा है। चलिए पहले बारे में सबसे पहले बताओ, एसिड आयरन को रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास करोगे तो क्या बनेगा? बेंजीन। पक्का? यस। उसके बाद अगर अपन बात करें FeBr2, दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? Br प्लस, और बेंजीन से H हटकर खुद लग जाएगा, तो हमारे सामने फॉर्मेशन हो जाएगी ब्रोमो बेंजीन। पक्का? चलिए उसके बाद HNO3H2SO4, दोनों की मदद से क्या बनता है? NO2 प्लस। जानते हो कि नहीं जानते हो? यस। एंड NO2 प्लस की अगर अपन बात करें तो हैलोजन का डायरेक्टिंग नेचर ऑर्थो एंड पैरा। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो रिएक्शन में बनकर आ जाएगा, यहां रहेगा Br और यहां पर लग जाएगा NO2। मेजर की बात करना चाहे तो मेजर कहां से बनेगा? पैरा पोजीशन से। अब NaCN के साथ रिएक्शन करवाई गई है, क्या आप बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन होगी? SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजन के ऑर्थो और पैरा पर NO2 ग्रुप। तो यहां पर रिएक्शन जाने वाली है आपकी SNAR, और Br की जगह कौन मिलेगा? CN। भाई साहब ऐसे 3-4 लेक्चर हमने सीक्वेंस रिएक्शन के निपटा दिए ना, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? रिवीजन प्लान कर रहे हैं सब सर लोग मिलके, ताकि अच्छा आपका रिवाइज किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे टाइम, मार्च और अप्रैल पूरा टाइम है हमारे पास। H3O प्लस प्लान कर रहे हैं, प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। कभी बाहर आके मेरा कॉलर पकड़ो, उधर से डाउट काउंटर से, इधर आ, क्या बोल के गया था तू? प्लान कर रहे हैं। आगे बताइए, अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बताइए क्या बनकर आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर हमारे सामने बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ हम रिएक्शन करते हैं,
तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, OH हटकर क्या लग जाएगा, Cl, और यहां पर NO2 तो H चलता ही रहेगा। अब यहां जाकर शायद आप अटकेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये लिविंग ग्रुप है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी न्यूक्लियोफाइल। ऐसा नहीं से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अमाइड। तो यहां पर हमारे सामने अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और कौन सा ग्रुप आकर लग जाएगा, NO2। उसके बाद की कहानी आप बताइए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, CO को गायब करके क्या लगा दे, सीधा NH2। और इसका अगला ही स्टेप कौन सा है आपके लिए, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बालामीन रिएक्शन। NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होने भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे अब, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये रहेगी। नाइट्रस एसिड ऑब्जर्वेशन आती है बेटा, देखो बोली ना उसने, मछली जैसी स्मेल आती है। हाँ, तो जब किसी रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन आता है तो रिएक्शन में क्या बनता है, टेस्ट। हाँ, प्रोडक्ट आपका जो होता है उसकी फाउल स्मेल होती है, क्लियर। और स्मेल अपन जानते हैं एक ऑब्जर्वेशन है, तो टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। स्पीड मत गिराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटली अगर अपना टाइमली हो जाएगा तो आपको टाइमली फ्री कर देगा अगले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर सेकंड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में। देखो धीरे धीरे चलने की आदत नहीं है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2, ये रिएक्शन भी हमें ऑब्जर्वेशन देगी। पहले रिएक्शन ने भी क्या दिया था, ऑब्जर्वेशन। इस रिएक्शन में भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी। देखो अमीन्स में क्या होता है कि डिग्री चेंज होने पर फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है। अमीन्स में क्या होता है, डिग्री चेंज होने पर फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करना चाहे, कार्बल अमीन रिएक्शन 1 डिग्री अमीन देते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते। इसका मतलब अलग अलग डिग्री के रिएक्शंस क्या है, अलग अलग। अमाइड्स में भी ऐसा ही होता है। जैसे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन 1 डिग्री अमाइड्स तो देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते। तो अमीन्स और अमाइड्स में जैसे ही डिग्री चेंज होती है, उनके रिएक्शन करने का अंदाज भी चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें पार्ट ए रहेगा, या ऐसे लिखेंगे, रिएक्शन विद 1 डिग्री अमीन्स। रिएक्शन विद 1 डिग्री अमीन्स, रिएक्शन विद 1 डिग्री अमीन्स। नाइट्रस एसिड की हम रिएक्शन करवाएंगे 1 डिग्री अमीन्स के साथ। रिएक्शन विद 1 डिग्री अमीन्स लिखेंगे इसमें, रिएक्शन विद 1 डिग्री अमीन्स। 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, 1 degree amines react with nitrous acid, 1 degree amines react with nitrous acid and release N2 gas, and release N2 gas। N2 गैस को सर्कल वर्कल कुछ करो, हाईलाइट करो इस चीज को। ऑब्जर्वेशन है गैस का रिलीज होना, क्लियर। N2 गैस इससे पहले एक रिएक्शन में और में रिलीज हुई थी, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, और यहां पर भी N2 गैस रिलीज होगी। अब 1 डिग्री अमीन्स में भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक 1 डिग्री एलिफेटिक होता है और एक 1 डिग्री एरोमेटिक होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने अमीन दिया गया है, दिस इज 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, दिस इज 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। अगर इसकी हम रिएक्शन करवाने वाले हैं मेरे भाई, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। देखो या तो आप डायरेक्ट नाइट्रस एसिड ले सकते हो बेटा, HNO2 डायरेक्ट ले सकते हो, या HNO2 को क्या होता है, स्टोर करना थोड़ा मुश्किल है, इट ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रिक एसिड, HNO3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसको हमें रिएक्शन में ही प्रिपेयर करना बेस्ट रहेगा। तो
तो आप इसको रिएक्शन में प्रिपेयर कर सकते हैं किसकी मदद से, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन दिस रिएक्शन होता क्या है, आपका जो NH2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ये N2 प्लस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मैं मैकेनिज्म पे आपको इसका बताऊंगा। जो N2 ग्रुप है वो NH2 प्लस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पर ये सोल्ट बनकर आ जाता है। क्या बनकर आ जाता है, सोल्ट। सबसे पहले समझो, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें N2 प्लस ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, N2 प्लस होता है जिनमें, उनको हम डायजोनियम सोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायजोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं, डायजोनियम सोल्ट। ये हमारे सामने कहते हैं, या डायजोनियम कंपाउंड्स हमारे सामने कहलाते हैं। IUM से आप समझ गए, किसी ने अपने कोवेलेंसी को बढ़ाकर बॉन्ड बनाया हुआ है, और वो किसने बना रखा है, नाइट्रोजन। बीच वाले नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है, 4। तो देखो यहां पर कौन लगा हुआ है, एल्काइल। तो ये हमारे सामने हो जाता है एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड। ये हमारे सामने बनकर आया है एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर। और ये जो आपके एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट होते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी बात करना चाहूं, एल्काइल डायजोनियम, ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। इनके बारे में अगर अपन बात करना चाहें, कांट बी आइसोलेटेड even at low temperature, can't be isolated even at low temperature। इनको आप लो टेम्परेचर पर भी आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट करने का मतलब समझ रहे हो, कि रिएक्शन में ये बना है और इसको रिएक्शन से बाहर निकाल ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कभी भी। जैसे ही ये बनता है ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, तुरंत, हाथों हाथ। यहां से आप जानते हैं N2 प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आपकी N2 गैस रिलीज हो जाती है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, जो पूरा का पूरा, ये किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाता है, N2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। आपको पता है ये N2 आया कहां से है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक नाइट्रोजन तो इसमें पहले से ही था, और एक नाइट्रोजन अगर आप इस्तेमाल में ले रहे हैं NaNO2 तो यहां से आ रहा है। अगर आप HNO2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां से आ रहा है। क्लियर। ये दोनों नाइट्रोजन है उसके अंदर। मैकेनिज्म में आपको और भी क्लियर होगा। यहां से तुरंत आपका जो है क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैकेनिज्म अभी और पढ़ेंगे डिटेल में। N2 गैस इज रिलीज्ड, ये सबसे पहले हमारे सामने है। दिस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन and alcohol is formed as a product। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये अल्कोहल कैसे बनकर आया। अभी आपके सामने मैकेनिज्म आएगा, बकायदा आपको बताएंगे कि NH2 N2 प्लस में कैसे गया, और फिर N2 प्लस की जगह पर OH कहां से आया है। 1 डिग्री अमीन्स एलिफेटिक जब आपके रिएक्शन करते हैं तो डाइजोनियम आपके सामने सोल्ट बनता है, और ये एल्काइल डाइजोनियम सोल्ट जो आपके होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, कांट बी आइसोलेटेड इवन एट लो टेम्परेचर। आपको पता है जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो। बहुत सारी रिएक्शन, कॉमन सेंस की बात है। जैसे आपके घर पे मिल्क है, आप चाहते हैं कि वो लंबे टाइम तक चले, तो आप कहां रखते हो उसको, रेफ्रिजरेटर के अंदर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कम, और कम टेम्परेचर के ऊपर सारी रिएक्शन स्लो हो जाती है। और हम चाहते हैं कि ये फर्दर रिएक्ट ना करे, उसके लिए हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, लो। फिर भी ये आइसोलेट नहीं होता है, ये N2 गैस रिलीज कर देता है रिएक्शन के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपका NH2 N2 प्लस के अंदर कन्वर्ट होता है। ये बात मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल, तो उसमें लिखवाया था फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने बोला था कि NH2 को हम N2 प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ NaNO2 एंड HCl, और एक दिन आपको इसका मैकेनिज्म बताया जाएगा। और उस मैकेनिज्म के बाद आप खुद कह देंगे कि नहीं, हम तो याद ही रख लेंगे कि NH2 और NaNO2 HCl आते ही इस NH2 को क्या बना देना है, N2 प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। इसमें 2 नाइट्रोजन है, एक यहां से है और एक यहां से है। क्लियर। बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हम यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, यहां से यहां तक हम कैसे पहुंचे। सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए,
NaNO2 हमारे सामने दिया गया है, जिसमें Na प्लस और NO2 क्या है, माइनस, और साथ में हमने क्या लिया हुआ है, HCl। ये देखो, हम यहां से शुरुआत करते हैं, NaNO2 जिसमें Na प्लस और NO2 माइनस है, और साथ में लिया है HCl। आप HCl की जगह H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ H प्लस आयन। और आप जानते हैं जैसे ही H प्लस आयन आएगा, बताओ H प्लस आयन का पहला काम प्रोटोनेशन। H प्लस आयन का पहला काम प्रोटोनेशन। आप बताइए, अगर अपन बात करें तो ये इसको बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर। अगर मेरे भाई इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया है, तो बताइए OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका O माइनस। ये देखो, या तो आपको डायरेक्ट नाइट्रस एसिड देगा, नहीं देगा तो NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से यहां पर नाइट्रस एसिड बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने रिएक्शन के ड्यूरिंग ही नाइट्रस एसिड को प्रिपेयर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बताइए मीडियम कैसा है, एसिडिक। आपने HCl का इस्तेमाल किया है या फिर आप H2SO4 का इस्तेमाल करोगे? बताइए यहां पर H प्लस है, H प्लस का पहला काम प्रोटोनेशन। ये बोल देगा मेरे को गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया मेरे भाई, तो बताइए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? और OH2 प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप बनेगा और बॉन्ड तोड़कर यहां से निकलेगा। अगर ये बॉन्ड तोड़कर निकला तो बताओ नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है? नाइट्रोजन के ऊपर आ जाने वाला है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये आपके सामने NO प्लस की जनरेशन हो गई है। अब अगर अपन बात करना चाहे, बता सकते हो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। अरे यही से ही जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर रखता है कि नहीं रखता है? तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बट स्टिल इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, भले लोन पेयर इसके पास मौजूद हो। बाजू वाले ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, पक्का। और अगर यहां पर हो जाए रेजोनेंस, तो बताइए पॉजिटिव चार्ज आपका किस पर आ जाएगा? ऑक्सीजन पर। आप बताइए क्या इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट एटम है? क्या इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट एटम है? नो। नाइट्रोजन है, उसके तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं। सो इन NO प्लस नाइट्रोजन इज योर इलेक्ट्रोडेफिशिएंट एटम। आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये एक की ही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आप एक इसको बोलते हैं नाइट्रोसोइल क्लोराइड, सॉरी नाइट्रोसोइल केटायन, या फिर आप इसको क्या बोल देते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। आप बोल सकते हैं इसको नाइट्रोसोनियम आयन, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ आवर केमिकल रिएक्शन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। कैन यू एक्सप्लेन विच RS इज मोर स्टेबल? विच RS इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड RS इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। ये स्टेबिलिटी की बातें कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले में नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। चार्ज लोकेशन से पहले ऑक्टेट। कभी बोलो सर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर, पॉजिटिव नाइट्रोजन पर, मोरियन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, पहले ऑक्टेट उसके बाद चार्ज लोकेशन की बातें। अब आपके सामने NO प्लस बनकर आ गया। क्या बनकर आ गया है? NO प्लस हमारे सामने बनकर आ गया है। जैसे ही NO प्लस बनकर आएगा, अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? NH2 के साथ। और NH2 की अगर अपन बात करना चाहे तो नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। रियली में तो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट किसको है? ऑक्सीजन को कि नाइट्रोजन को? नाइट्रोजन को। तो ये इसको बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर। अगर मेरे भाई इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया है, तो बताइए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव। और जब भी कोई अपना लोन पेयर शेयर करता है तो क्या हटा देता है? H प्लस। तो इसने इसको लोन पेयर दिया होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इसने H प्लस को हटा दिया होगा। तो मैंने एक स्टेप मिस करके ये लिख दिया है सीधा ही। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। अब जो आपका बना हुआ कंपाउंड जो है वो करने वाला है टोटोमेरिज्म। यहां पर आपके सामने होगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का मतलब सब थोड़ा समझाओ। देखो मैंने बोला था H प्लस हटा दे, नेगेटिव बना दे। अगर वो नेगेटिव रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक पहुंच जाए तो टोटोमेरिज्म है, और नहीं पहुंचे तो नहीं है, सीधी सी बात है। अब देखो नाइट्रोजन पर जो H है उसको हटा दे, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज बना दे। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। यस, यहां पर टोटोमेरिज्म है। अगर यहां पर टोटोमेरिज्म हुआ तो आप बताइए नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनो,
H को हटा ले, नेगेटिव बना ले, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, और वो सॉल्वेंट से आखिरी में हटा लेता है। तो बताइए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH। मीडियम कैसा है आपने बताया नहीं, एसिडिक, और एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन ना हो ऐसे तो हालात ही नहीं है। ये बोल देगा ऑक्सीजन को क्या, गिव मी और लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया मेरे भाई, तो बताइए क्या बन जाएगा? OH2 प्लस, एंड OH2 प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। आप जानते हैं जैसे ही बनता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेटता और बाहर निकल जाता है। बताइए फिर से रिएक्शन में क्या रिलीज होने वाला है? वाटर। बताइए अगर ऐसा हुआ तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। विच नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोडेफिशिएंट? विच नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोडेफिशिएंट? दिस नाइट्रोजन। बट बाजू वाले नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। ये इसको अपना लोन पेयर क्या कर देगा मेरे भाई? शेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर शेयर कर दिया तो बताइए बीच वाले नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कैसा जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आपके सामने बनकर आ गया है एल्काइल। क्या बनकर आ गया है? एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट। क्या बनकर आ गया है? एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट। और दिस एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट इज हाईली अनस्टेबल। ये जो आपका N2 प्लस है ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और निकल जाएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है। इसी को ही हम इस प्रकार से लिखते हैं RNH2, सॉरी RN2 प्लस। ये कंडेंस फॉर्म में लिखा जाता है। ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये RN2 प्लस लिखा हुआ है, एंड N2 प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन भी बनाएगा, या आज आप देखोगे कि फिनाइल कार्बोकेटायन भी बनाएगा। हम कई बार इसको बोलेंगे कि पीछे देखो पीछे, ये पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं है। इसको N2 गैस बन के रिलीज होने की बहुत ज्यादा जल्दी रहती है। तो आपका बताओ जो NH2 ग्रुप था, ध्यान से देखो, जो NH2 ग्रुप था वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? N2 प्लस में। एक नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये आ गया, और NH2 को आपने कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर? N2 प्लस के अंदर। तो जब नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन होंगे तो NO प्लस उसके साथ रिएक्शन करके उसको N2 प्लस बना देगा। सर ये लंबा चौड़ा मैकेनिज्म मेरे को याद नहीं रहेगा। मैं कहता हूं तुझे याद रखना भी नहीं है। रिएक्शन के की स्टेप याद रख। क्या याद रख? की स्टेप। सबसे पहले बता, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन होने पर क्या बनता है? NO प्लस। NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करके क्या जनरेट करते हैं? NO प्लस। और NO प्लस ही आपके NH2 को किस में कन्वर्ट करता है? N2 प्लस में। बस इसके बीच के स्टेप याद रखने ही नहीं है। ये जो आपका NH2 ग्रुप है ये NO प्लस के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2 प्लस के अंदर। और जैसे ही N2 प्लस बनता है तुरंत बॉन्ड तोड़कर निकल जाता है, N2 गैस की फॉर्मेशन कर देता है। पीछे कार्बोकेटायन चाहे प्राइमरी बने चाहे सेकेंडरी बने चाहे फिनाइल केटायन बने, इसको कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक बार आप नोट डाउन करेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पूरा मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, नहीं होगा, मैं खुद ही कह रहा हूं। अपने को जितनी चीजें चाहिए उतनी याद हो जाएंगी। मैंने आपको कहा था एक दिन कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे NH2 N2 प्लस बनता है, और उस दिन के बाद आप कहोगे कि हमें तो डायरेक्ट आंसर याद रख लेंगे कि NaNO2 प्लस HCl मिलकर आपके NH2 को N2 में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं आपको बार बार एक ही बात याद दिला रहा हूं, आखिरी के चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आया तो 100% मैच करने की कोशिश होगी। ये कहीं पर भी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम नहीं किए। आपको भी इन चैप्टर्स को उतना ही सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर टाइम लगा तो +2 एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को अपन ऑफलाइन में बैठ के सॉल्व करेंगे रिवीजन क्लास के अंदर। क्लियर? एक एक एनसीईआरटी की आपको लाइनें बताएंगे, पर वो तभी होगा जब आप एक दो बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। वरना तुम वापस आके बैठ जाओगे कि दोबारा पढ़ा दे, उसका कोई फायदा नहीं होता है। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होता है मामला।
निपटा दिया है क्या? पूरी रिएक्शन की थीम बताओ क्या है? थीम यह है कि NH2 N2 प्लस बन गया। NH2 क्या बन गया? N2 प्लस बन गया। और उसको N2 प्लस बनाया किसने? NO प्लस ने। अगर यहां पर एक भी H कम होता नाइट्रोजन पर तो ये N2 प्लस नहीं बन पाता। मान लो इस पर 2 H ना होकर कितना H होता? 1, तो ये इसको लोन पेयर देने पर H हट जाता, फिर यहां पर H बचता ही, तो फिर टोटोमेरिज्म नहीं हो पाता, और टोटोमेरिज्म नहीं हो पाता तो रिएक्शन इससे आगे नहीं जा पाती। तो 2 H होना बेहद जरूरी है। निपटा दिया है क्या? ये जो आपके एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं ये हाईली अनस्टेबल है। इसके नीचे भी रेड पेन से लिख लो, हाईली अनस्टेबल। फिर आपको एनसीईआरटी में कोई नई लाइन मिलेगी ही नहीं। निपटा दिया है मेरे भाई? एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल, मतलब आइसोलेट नहीं होगा। आइसोलेट का मतलब होता है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं बचेगा कि बना है। आइसोलेट का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको बाहर निकाल पाए, इसको कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ही बनेगा तुरंत N2 गैस रिलीज कर देता है। यही है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाएगा N2 गैस की फॉर्म में। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब अपने को 2-4 क्वेश्चंस के थ्रू ये चीजें ज्यादा बढ़िया क्लियर होंगी। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर हमारे सामने दिया गया है NH2, रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? रिएक्शन करवाई जा रही है नाइट्रस एसिड के साथ। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, रिएक्शन करवाई जा रही है NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। बताइए रिएक्शन को किस प्रकार से हम प्रोसीड करेंगे? देखो ये दिया है तो ये अकेला ही काम कर देगा, ये दोनों मिलकर आपको क्या बना कर देते हैं? NO प्लस। ऊपर वाले से भी क्या आएगा? NO प्लस, नाइट्रोसोनियम आयन, और ये NO प्लस ही NH2 को N2 प्लस बना देता है। तो रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी एंड योर NH2 इज कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस, एंड N2 प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। वापिस मैंने बताया था आपको लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? हेलोजेंस। जब भी सब्स्टिट्यूशन करवाओ तो भाई प्राइमरी कार्बोकेटाइन मत बनाना, ये लिविंग ग्रुप नहीं बनाते हैं। उसके बाद आपके पास कौन आता है? OH2 प्लस। याद कीजिए प्राइमरी तो ये भी नहीं बनाता है। फिर लिविंग ग्रुप आया OHR प्लस, ईथर क्लीवेज, ईथर चैप्टर में, ये तो सेकेंडरी भी नहीं बनाता है। 3 डिग्री और मोर स्टेबल होता है तब SN1 से हटता है ये। और अब आ रहा है N2 प्लस, सुपर लिविंग ग्रुप कहते हैं कि टेंशन मतलब केटाइन क्या बन रहा है, मैं बन गया बाहर निकलूंगा, खत्म हो गई कहानी। केटाइन क्या बन रहा है उससे तुझे कोई मतलब नहीं है। N2 प्लस हाईली मतलब आपके सामने होता है रिएक्टिव लिविंग ग्रुप, तुरंत हटता है, जैसे ही बनेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेटेगा और आगे बढ़ जाएगा। और ये इतनी आगे बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि N2 गैस का रिलीज होना। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यही है कि N2 गैस रिलीज होगी, और जैसे ही N2 गैस रिलीज होगी बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोकेटाइन। और बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो मेरे भाई, रीअरेंज करेगा क्या? बताइए रीअरेंज करने के बाद कहां पहुंच जाएगा केटाइन? यहां पर। बताओ कार्बोकेटाइन का दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? वाटर। इनमें न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है, क्योंकि जो आप HCl इस्तेमाल में लेते हो वो कैसा होता है? डाइल्यूट HCl। मेंशन नहीं करता है, डाइल्यूट HCl वगैरह होता है। तो इसमें वाटर आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये करेगा अपने लोन पेयर से अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक, और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई कि नहीं हो गई? तो ये देखो पिछले स्टेप में जो नहीं बताया था कि कैसे अल्कोहल बन गया, अब आपको समझ में आ गया कि ये अपना लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल गया, क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। और ये जब आपने एसिड लिया था डाइल्यूट एसिड है, H2O ने अटैक कर दिया और क्या बन गया? अल्कोहल। क्लियर? जल्दी से इसको निपटाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई।
NaNO2 दे दे, साथ में HCl दे दे, या फिर नाइट्रस एसिड दे दे, एक ही बात है। जल्दी से जल्दी रिएक्शन को ठिकाने लगाएंगे मेरे भाई। अभी तक अपना पूरा कोर्स खत्म हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन पर आपने एक्सेप्शन लिखा हुआ नहीं देखा होगा। नोटबुक पलट ली, एक्सपेक्टेड भी नहीं लिखते अपन, आज पहली बार हम एक्सेप्शन लिखेंगे। क्लियर? और एक्सेप्शन भी इसलिए क्योंकि वास्तव में मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी आंसर कुछ और देते हैं, कोटा की मार्केट में इसका आंसर कुछ और चलता है। आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस देखेंगे तो आंसर आप वही बताओगे जो अब तक आपने पढ़ा है, बट आप कोटा के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन को देखोगे तो आंसर अलग आएगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात कीजिए। आप बताओ, इससे और इससे आप जानते हैं ये दोनों मिलकर पहले नाइट्रस एसिड बनाएंगे, और नाइट्रस एसिड से क्या मिलेगा हमें? NO+, और ये NO+ ही है जो NH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? N2+ के अंदर। हाँ या ना? तो रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? N2+। आप बताइए, N2+ जैसे ही बनेगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेटेगा और आगे बढ़ेगा। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेटा और आगे बढ़ा, विच गैस विल बी रिलीज? N2 गैस। हमने लिखा भी था, अगर N2 गैस रिलीज हो गई, लिविंग ग्रुप हट गया। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोकेटायन। बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम क्या ये रीअरेंज करेगा? करेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, किसकी फॉर्मेशन कर देगा? इस कार्बोकेटायन की। एग्जिस्टिंग कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया है क्या? यस। बताइए कार्बोकेटायन का दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु विल द न्यूक्लियोफाइल? वाटर। ये ध्यान रखना, ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। तो आपके सामने अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। मतलब आपने पहले NH2 को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? लिविंग ग्रुप में, और फिर आपने SN1 रिएक्शन यहां पर करवा दी है। तो गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज जो हटा है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है और जो आया है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस वाया SN1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन के थ्रू गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए अलग अलग कहानियां हैं, जब तक नीट पूछ नहीं लेता तब तक क्लियर नहीं होगा। कुछ लोग यहां पर ईथर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ईथर बनते हैं। आपके हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? अल्कोहल। मेरे हिसाब से भी क्या बनना चाहिए था? अल्कोहल। लेकिन आपको हर जगह इसके आंसर ईथर ही दिखाई दे, तो आप कहीं और गड़बड़ ना कर दे, इसलिए मैंने लिख दिया है। और पहली बार मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक्सेप्शन। क्या लिख रहा हूं? एक्सेप्शन। बनना चाहिए था अल्कोहल, लेकिन बना दिया है मैंने ईथर। अब आप मुझसे पूछ भी नहीं सकते आपने कैसे बनाया है, क्योंकि पहली बार मैंने लिख दिया है एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन मेरी नजर में वो होते हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी ने इसका आंसर अल्कोहल दिया है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में दिया है, एनसीईआरटी ने खुद के सॉल्यूशन नहीं दिए हुए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन मैंने दी नहीं, ध्यान रखना है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद जेईई मेंस में एक बार आया तो उसने आंसर ईथर ही दिया था। क्या दिया था? ईथर। आई एम नॉट 100% श्योर, चेक करूंगा फिर बताऊंगा। चलिए, अरे नहीं करेगा हमसे ऐसी बातें। अगर ईथर बना के देगा तो अल्कोहल ऑप्शन में देगा ही नहीं, और अल्कोहल ऑप्शन में देगा तो ईथर देगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब एक, आज तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। क्लियर? एक एग्जांपल हमारे सामने रिंग कॉन्ट्रैक्शन का भी आएगा। NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जल्दी से इसका प्रोडक्ट बनाएंगे मेरे भाई। NaNO2 in the presence of HCl।
इस बार आपसे मेजर पूछ ही नहीं रहा, पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन पर हाथ साफ करो जल्दी से जल्दी। ऊपर वाले क्वेश्चन पर बताइए, NaNO2 प्लस HCl से क्या मिलेगा मेरे भाई? NO प्लस। और NO प्लस ही वो है जो आपके NH2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? N2 प्लस में। एंड N2 प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। जैसे ही बनेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन समेटेगा और निकल जाएगा। इसको सबसे ज्यादा जल्दी है निकलने की, कारण क्योंकि जो गैस बन रही है N2 गैस, वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल गैस है। क्लियर? तो जैसे ये निकलेगा तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? कार्बोकेटायन की। और मैंने आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मात्र एक एग्जांपल बताया था, वो यही है, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन। और यही वो क्वेश्चन है पूरी ऑर्गेनिक में हमारे लेवल पर जहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन समझाया गया है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन होममेड है। यही वो क्वेश्चन है जो हर स्टैंडर्ड बुक इसको एक्सप्लेन करती है। अब यहां पर होगा, आप जानते हैं, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होने के बाद 4 की रिंग कहां चली जाती है? 3 की रिंग में। इसको हम बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। 4 की रिंग 3 में जाने वाला एकमात्र एग्जांपल करवा रखा है, जाके देख लो। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में अगर बताइए यहां पर वाटर ने अटैक कर दिया होता यहां पर, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आता वो ये बनकर आता। यहां पर क्या मिलता? OH। और अगर इसके ऊपर आपने वाटर ने अटैक किया होता तो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने ये बनकर आ जाता, OH। हाँ या ना? अब बताइए, दोनों में पता है डिफरेंस कितने परसेंट का होता है? मात्र 1%। ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है ये 47% बनता है, और ये जो प्रोडक्ट आपका बनता है ये 48% बनता है। मात्र 1% से मेजर हो गया है। मेजर होता है चाहे कितने भी अमाउंट से क्यों ना बना हो ज्यादा, तो 1% का ही डिफरेंस होता है इनके अंदर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर बाकी 5% कहां गया? तो वो डांसिंग रेजोनेंस जो तुम चिल्लाते थे उसकी बात नहीं करोगे क्या कि ये पाई बॉन्ड इधर आ जाता था, हमने इसको हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम दिया था, तो ये 5% होता है। ये टोटल का 47%, ये 48% और 5% ये भी होता है। क्लियर? हालांकि नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। रिंग एक्सपांशन पर तो आज तक बातें हुई नहीं है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पर कहां से करेगा? अगले क्वेश्चन में पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पॉसिबल प्रोडक्ट्स, कि बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब चलाइए अपना दिमाग। आप जानते हैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनकर आएगा? NO प्लस। या तो सीधा नाइट्रस एसिड दे दे या फिर NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl दे दे। वो पहले नाइट्रस एसिड बनाएंगे और नाइट्रस एसिड NO प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? पहले रिएक्शन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 के अंदर। और ध्यान से सुन, N2 प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। जैसे ही बनेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेटेगा और निकल जाएगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा हम सब चिल्लाएंगे कि पीछे देखो पीछे। कौन सा कार्बोकेटायन बना दिया है? प्राइमरी। पहला लिविंग ग्रुप जो प्राइमरी कार्बोकेटायन बना रहा है। ये बोलेगा अभी रुक जा, प्राइमरी की बात कर रहा, मैं फिनाइल भी बनाऊंगा। मैं बन गया तो मैं बाहर निकलूंगा ही निकलूंगा, पीछे पलट के भी नहीं देखूंगा कि कौन से डिग्री का कार्बोकेटायन बना है। इसलिए हम इसको लिविंग ग्रुप नहीं, पापी कहते हैं। क्या कहते हैं? पापी। ऐसे कार्बोकेटायन कोई पापी ही बना सकता है, ये पाप N2 प्लस ही कर सकता है। अब आपसे पूछ रहा है पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए, छोड़िए मेजर की बातें मत कीजिए, आप तो ये बता दीजिए इस रिएक्शन में क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले आप बताओ, वाटर भी अटैक कर सकता है क्योंकि आपने एसिड जो लिया था वो डाइल्यूट था। अगर वाटर ने अटैक किया तो क्या बनेगा मेरे भाई? क्या बनेगा? अल्कोहल। बिल्कुल बात सही है। Cl माइनस भी तो अटैक कर सकता है, पॉसिबल पूछ रहा है तो Cl माइनस भी तो है। तो बताओ कौन बनकर आ जाएगा आपके सामने? एल्काइल क्लोराइड बनेगा कि नहीं बनेगा? पॉसिबल में तो चाहे कितना बन जाए उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ NaNO2 भी तो है जिसमें NO2 क्या है? माइनस, तो उसमें भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। और NO2 माइनस एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, एक बार नाइट्रोजन की साइड से अटैक कर सकता है और एक बार ऑक्सीजन की साइड से अटैक कर सकता है। कुछ याद है कि भूल गए हो?
पॉसिबल पूछ रहा है तो सारे बताओ पॉसिबल में, तो जो जो बन सकता है, चाहे 0.1% क्यों ना बन रहा हो। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कार्बोकेटाइन पर क्या बना हुआ आपका अल्कोहल ही क्या कर दे, अटैक। सोचो अगर बने हुए अल्कोहल ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो क्या बनेगा, ईथर। क्या बनकर आ जाएगा, ईथर। ये हमारे सामने ईथर की फॉर्मेशन भी हो सकती है। और ये तो सारे काम है कार्बोकेटाइन के। किसके काम है, कार्बोकेटाइन के। जितने भी न्यूक्लियोफाइल हमारे पास अवेलेबल थे हमने सारे प्रोडक्ट बना दिए। बता कार्बोकेटाइन का पहला काम, कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो इससे रीअरेंज करेगा क्या। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, जितने न्यूक्लियोफाइल थे सब जोड़ दिए इसके ऊपर। अब बता तीसरा काम एलिमिनेशन। केटाइन बना है तो एलिमिनेशन तो होगा ही होगा, कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां बच्चा छिल जाता है कि एल्कीन कैसे बन गया इसके अंदर। केटाइन ने अपना तीसरा काम किया है। बात माइनर मेजर की हो ही नहीं रही, बात हो रही है पॉसिबल की। तू तो बता दे क्या क्या बन सकता है। हाँ उससे क्या फर्क, पॉसिबल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्ड नहीं देखा, पॉसिबल, चाहे 0.1% ही बने। और कार्बोकेटाइन तो अपने सारे काम कर सकता है। तो एल्कीन की भी फॉर्मेशन होती है और बच्चे को यही डाइजेस्ट नहीं होता है कि इसमें एल्कीन किस प्रकार से बन गई है। निपटा दिया है मेरे भाई, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बातें हमारे सामने हो गई है। आगे बढ़ सकता हूं। जो भी न्यूक्लियोफाइल था सब अटैक करवाओ तुम तो, क्लियर। और ये तभी समझ में आएगा जब हमने केटाइन की सारी बातें पढ़ी हैं, वरना ये चमकेगा ही कि कैसे एलिमिनेशन हो गया, एल्कीन कैसे बन गया। हम जानते हैं केटाइन अपना तीसरा काम भी कर सकता है, दैट इज एलिमिनेशन। आगे बढ़ सकता हूं। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हम बताएंगे आपको। आपका मन करे तो उसको कर सकते हैं, नहीं करे तो छोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे सामने है NH2। अगर मैं इसकी रिएक्शन NOCl के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा दूं, NOCl, जिसे आप टिल्डन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, नाइट्रोसोइल क्लोराइड। तो देखो उससे में NaNO2 प्लस HCl की मदद से आप NO+ बना रहे थे। वापस आओ, अगर आपको याद हो तो NaNO2 प्लस HCl मिलकर क्या बनाता था, NO+। और भाई यहां तो NO+ बना हुआ मिला है, जुगाड़ से इसको कैसे तोड़ सकते हो, NO+ और Cl-। आप बताओ NH2 को N2+ में करता कौन है कन्वर्ट, NO+। कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो आपका यहां पर जो NH2 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2+ में। और भाई साहब N2+ जैसे ही बनता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेटता है और निकल जाता है, किसकी फॉर्मेशन कर जाता है, कार्बोकेटाइन। किसके थ्रू जाता है, SN1। आप बताइए अब यहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल केवल कौन बचा है, Cl-। ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। ये लीजिए 2 कोड़ी का। अब हमारे पास जबरदस्त पॉइंट आने वाले हैं। अगर 1 डिग्री में 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन होता तो हम किस प्रकार की बातें करते। ये आपके सामने क्या है, एनिलीन। क्या है, एनिलीन, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। दिस इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, या 1 डिग्री एराइल अमीन भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है। और भाई साहब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया नीट 2022। स्टेटमेंट का दौर 22 में भी उसने अच्छा खेला था। 2022 का पेपर भी हल्का नहीं था। केमिस्ट्री तो हल्का बना ही नहीं रहा है वो। अगर आप 12th लेवल के बच्चे के हिसाब से देखो तो एनसीईआरटी को छील रहा है एक एक लाइन को ढंग से। ये आपके सामने है तो 1 डिग्री अमीन, लेकिन कौन सा है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान से सुनते रहिए भाई। सबसे पहले मैंने रिएक्शन करवा दी है सीधा नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ यहां रिएक्शन करवाई है। रिएक्शन करवाई जाएगी लो टेम्परेचर पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आप एक बार केल्विन में भी लिख लो, बताओ इसको क्या लिखोगे, 273 से
278 केल्विन। पक्का? डिग्री सेल्सियस में भी बात कर सकते हो और केल्विन में भी बातें कर सकते हो। आप जानते हैं HNO2 से क्या बनकर आएगा आपके पास? NO प्लस, और ये NO प्लस ही तो NH2 को किस में कन्वर्ट करता है? N2 प्लस में। तो यहां पर ये आपके सामने N2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, या फिर इसको हम एराइल डायज़ोनियम सॉल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एराइल डायज़ोनियम सॉल्ट। तो ये आपके सामने बनकर आया है, ध्यान से सुनते रहिएगा। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। और ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। ये रिलेटिवली क्या होते हैं? स्टेबल। लो टेम्परेचर पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टेबल होते हैं। आप इनको आइसोलेट कर सकते हो सॉल्यूशन के अंदर कुछ देर के लिए। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहें तो रिएक्शन करवा रहा हूं मैं NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। बताइए यहां से भी कौन जनरेट होगा? NO प्लस, और वो NO प्लस ही NH2 को क्या बनाता है मेरे भाई? N2 प्लस बनाता है कि नहीं बनाता है? तो यहां पर आपके सामने बन जाएगा N2 प्लस। इस प्रकार से मैं इसको लिख देता हूं। बताओ पॉजिटिव चार्ज कौन से नाइट्रोजन पर है? बीच वाले पर इलेक्ट्रोड एफिशिएंट बीच वाला नहीं है, किनारे वाला है, क्योंकि इसने तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं और इसमें Cl माइनस साथ में रहेगा। तो बताइए इसका नाम क्या बन जाता है? आप सब जानते हैं इसका नाम। इसका नाम होता है हमारे सामने बेंजीन डायज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या रहता है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर? ये हमारे सामने बनकर आ जाता है। इनको इन शॉर्ट आप लोग BDC कहते हैं। क्या कहते हैं? BDC। BDC बच्चा चिल्लाता रहता है। ये हमारे सामने रहेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, BDC के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। टेम्परेचर रेंज सभी में वही है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अगर आप चाहें तो यहां पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? H2SO4 का। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? H2SO4। क्योंकि आपको तो NaNO2 से HNO2 बनाना है और उसके लिए आपको क्या चाहिए? H+। तो आप H2SO4 का इस्तेमाल करो, आप HCl का इस्तेमाल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताओ इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? NO+, और NO+ ही इस NH2 को N2+ में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर इसका बनना तो मेरे भाई तय है। यहां पर ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2+ में। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और साथ में हमारे सामने रहेगा HSO4-। क्लियर? HSO4- कहां से आया सर? जब H2SO4 ने H+ दिया होगा तो कॉन्जुगेट बेस बना होगा ना। यहां से HCl ने H+ दिया होगा तो Cl- तो बच गया ना। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? ये जो आपके सामने सॉल्ट बना है इसका बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट लिखो। बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इन सब के नीचे लिखना है रिलेटिवली स्टेबल एट लो टेम्परेचर। रिलेटिवली स्टेबल एट लो टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर क्या रखते हो? कम, तो ये आपके स्टेबल होते हैं। लो टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर आपको कहां से कहां रखना पड़ेगा? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर आपका 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो यहां से भी खटक से N2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। क्योंकि अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये रहा लिविंग ग्रुप, ये रहा लिविंग ग्रुप, ये रहा लिविंग ग्रुप। तो ये जो है आपका लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, निकट भविष्य में कभी भी आ सकता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन? आपके जब 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करके डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं?
diazotization. Formation of aryl diazonium salt is known as diazotization reaction. सबसे पहले आपका डाइजोनियम सॉल्ट बने उसके लिए NH2 का होना जरूरी है. दूसरी बात, ये आपका 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन होगा तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो स्टेबल होता ही नहीं है. उसको आइसोलेट नहीं कर पाए आज तक हम लोग. हाईली अनस्टेबल होता है तो उसमें डाइएजोटाइजेशन की बातें नहीं होंगी, क्योंकि बना नहीं बना उसका कोई प्रूफ ही नहीं है. लेकिन ये रिलेटिवली स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर. अगर आप इसकी रिएक्शन फर्दर करवाना चाहते हैं तो आप इसको करवा सकते हैं. फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपके पास होना चाहिए. सॉल्यूशन के अंदर बनाएंगे, कुछ देर के लिए आपके सामने टिक जाएगा. टेम्परेचर अगर आपका बढ़ा तो ये भी N2 गैस रिलीज करके टूट जाएगा. N2 गैस ज्यादा देर यहां पर भी लगाएगा नहीं. तो पहला पॉइंट तो हमारे सामने यही आता है कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती क्या है और कौन से अमीन्स आपके डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं. लिखिए, द कन्वर्जन ऑफ, स्टार लगाकर लिख दीजिए इसको. जहां तक मैं पढ़ाता हुआ निकलूंगा वहां पर आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. पूरी एनसीईआरटी आपकी नोटबुक में छपी होगी विद एक्सप्लेनेशन. द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, अंडरलाइन द वर्ड प्राइमरी एरोमेटिक. द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, the conversion of primary aromatic amines into diazonium salts is known as diazotization. Is known as diazotization. कि डाइएजोटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट का बनना. और कौन बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट? 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन. अगला पॉइंट लिख दे स्टार लगाकर. 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स शो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. बचना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन बनेगा यहां से मैं बता रहा हूं. 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स शो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. हालांकि बात ऊपर भी लिखी गई है, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता. 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन शो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, क्या ये आपके एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स बहुत ज्यादा स्टेबल है? ना, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है. बट हां, ये 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर स्टेबल है. 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर स्टेबल है. अगर आपने गलती से इनको हीट कर दिया तो ये भी N2 गैस रिलीज कर देंगे और फर्दर रिएक्शन वैसा ही होने लगेगी जो वैसे हो रहा था. जैसे अगर आपने इसको गलती से क्या कर दिया, हीट, तो N2 गैस बाहर निकल जाएगी, वाटर अटैक करके फिनोल बना देगा. क्लियर? तो इसकी रिएक्शन हम अलग से पढ़ेंगे. इसमें बस हमें इतना ही जानना था, यहां पर रिएक्शन को लाकर रोकना था. अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं. देखिए, एक हमारे सामने डाइजोनियम सॉल्ट की बातें चली रही हैं तो हम उसको निपटा देते हैं. एक ये हमारे सामने सॉल्ट है. क्लियर? आप बता सकते हैं इस सॉल्ट का नाम क्या रहेगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. सबसे पहले तो अगर अपन बात करना चाहें स्टेबल बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहिए आपको. स्टेबल बिलो 5 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहेगा तो ही स्टेबल है. उससे ऊपर होते हैं N2 गैस रिलीज हो जाएगी, इसमें से कोई नहीं रोक सकता. दूसरा, अगर अपन बात करना चाहे तो मेरे भाई ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है. क्या है? वाटर सोल्यूबल. ये हमारे सामने रहेगा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट. ये बातें आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेगी. अगर आप इसका काउंटर पार्ट चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? काउंटर पार्ट चेंज कर देते हैं. यहां पर हमारे सामने रहेगा N2 प्लस और साथ में आ जाए BF4 माइनस. N2 प्लस और BF4 माइनस. आप बता सकते हैं इसका नाम क्या रहेगा? बता सकते हैं इसका नाम क्या रहेगा? बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट. लिखो इसके नीचे, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट. बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट. यह भी आपका एक डायजोनियम सॉल्ट है.
बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसके बारे में एक बात जान लीजिए सबसे पहले, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मली आपके जो होते हैं ना डाइजोनियम सोल्ट, इवन एरोमेटिक वाले भी वो 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होते हैं। टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर बढ़ा और N2 गैस निकल जाती खटैक से। बट भाई साहब इसका एक्सेप्शनल अनयूजुअल बिहेवियर देखा गया है। क्लियर? उसको मैं आपके लेवल पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसका अनयूजुअल बिहेवियर है। सबसे पहले देखिए, ये रूम टेम्परेचर पर क्या है? स्टेबल है। बाकी डाइजोनियम सोल्ट कब स्टेबल होते हैं? बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बड़ा नहीं कि N2 गैस रिलीज हो जाती है उनमें से, बट ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। इसको फिल्टर पेपर पर आइसोलेट किया जा सकता है, इसको आइसोलेट किया जा सकता है, इसको ड्राई भी किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये एकदम फ्रेशली प्रिपेयर किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर और आइस बाथ के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। मतलब रिएक्शन कंडीशन में टेम्परेचर आपका 5 डिग्री से कम रहना चाहिए, वरना N2 गैस रिलीज हो जाएगी इसके अंदर। हम अभी थोड़ी देर बाद इनकी पर्टिकुलर रिएक्शंस के ऊपर भी आएंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? दूसरा बात इसके बारे में जो खास है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर इनसोल्यूबल। ये हमारे सामने रहेगा, वाटर इनसोल्यूबल। लिख दीजिए इसके सामने। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पहले नोटबुक पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब निपटा दिया इसने। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ये याद रखेंगे, इसके बारे में पूछ सकता है मेरे भाई, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है। वो एनसीईआरटी वाला 4 लाइनें फेंकेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। और ये अच्छी बात है, कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए नॉर्मली ये सोल्ट अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर। फिल्टर पेपर पर निकाला जा सकता है इसको। निपटा दिया है क्या? चलिए, अब सर हमारे दिमाग में एक बात और है कि आपके एल्काइल डाइजोनियम सोल्ट हाईली अनस्टेबल होते थे इवन एट लो टेम्परेचर। ये देखो, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस क्या है? स्टेबल। लेकिन वो तो 5 डिग्री सेल्सियस पर भी स्टेबल नहीं था। कितना टेम्परेचर कम ले जा, वहां पर N2 गैस रुकती, तुरंत बाहर निकल जाती थी। तो सर इनमें ऐसा क्या हो गया जो ये स्टेबल हो गए? इनकी स्टेबिलिटी का कोई ना कोई कारण तो आपको बताना ही पड़ेगा कि इनमें क्यों N2 गैस जल्दी से रिलीज नहीं होती है। पहली बात, ये मत सोच कि N2 गैस रिलीज नहीं होगी, ये N2 गैस बनकर निकलेगा अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर चला गया। अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो यहां से भी N2 गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन सर फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि ये रिलेटिवली स्टेबल क्यों है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। explain aryl diazonium salts, explain aryl diazonium salts are relatively stable, explain aryl diazonium salts are relatively stable below 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बहुत जरूरी है यहां पर। explain aryl diazonium salts are रिलेटिवली स्टेबल बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिवली किसके का साथ कंपैरिजन कर रहे हैं हम? एल्काइल के साथ, क्योंकि एल्काइल तो भाई साहब टिका ही नहीं था, पता नहीं किस बात की जल्दी थी, तुरंत टूट के अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये बीच में रुक नहीं सकता। देखो अब समझ में आया ना, कांट बी आइसोलेटेड इवन एट लो टेम्परेचर। उसमें 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर करोगे, रुक जाओगे यहीं पर, इसमें नहीं रुक सकते आप। तो अब हमको समझना है कि सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये तुरंत आपका N2 गैस में क्यों नहीं टूट पा रहा। तो समझना बेहद आसान है, चलिए साथ के साथ समझते हुए चलते हैं। एराइल डाइजोनियम सोल्ट्स में खास बात क्या होती है कि नाइट्रोजन के ऊपर एल्काइल ग्रुप नहीं, एराइल ग्रुप लगा होता है। कौन सा ग्रुप लगा होता है? एराइल ग्रुप। और ये एराइल ग्रुप होने की वजह से कार्बन नाइट्रोजन में अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है तो आप तो जानते हैं लिविंग ग्रुप को निकलने में थोड़ी दिक्कत तो होगी। हालांकि सुपर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में है, ज्यादा देर टिकेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके निकलने में इसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। या दूसरे तरीके से समझा सकते हैं कि आपके एराइल डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखिए समझिए किस प्रकार के हम बात करेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज को भूल जाओ, ये पॉजिटिव चार्ज
आपका रेजोनेंस में नहीं आ सकता। क्लियर? रेजोनेंस में कौन है? पाई पाई कॉन्जुगेशन। कौन है? पाई पाई कॉन्जुगेशन। गौर से देखिए, है कि नहीं है? तो आप बताइए इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर और ये पाई बॉन्ड जाएगा उधर। अगर इस प्रकार से आपके सामने रेजोनेंस हुआ तो बताइए नाइट्रोजन और कार्बन में क्या बॉन्ड बनेगा? डबल। और इधर वाले नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। सबसे पहले बता दो ये वाला स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया? पाई बॉन्ड इधर गया, वो पाई बॉन्ड उधर गया, तो बताइए यहां प्लस और वहां माइनस, इसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो ये तो बेचारा एज इट इज रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? फिर से रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बताओ कार्बन नाइट्रोजन के अंदर अभी फिलहाल कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो इसका निकलना इतना आसान नहीं होगा। फिर से पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। पक्का? यस। तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां पर रहेगा प्लस और यहां पर रहेगा माइनस। तो आप इसको ऐसे समझा सकते हो याद रखने के लिए कि कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होने की वजह से N2 गैस इतनी आसानी से रिलीज नहीं होती। हालांकि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया तो निकल जाएगा, फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछे कि ये स्टेबल क्यों है तो हम बोलेंगे एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। छापिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी निपटाते हुए चलेंगे मेरे भाई। निपटा दिया है क्या? सबर किया हुआ मैंने तो। इतनी जल्दबाजी है तो काहे बैठे रहते हो? खत्म होने के बाद लेक्चर देखना शुरू करना। मैं यहां पर एक एक चीज को एक्सप्लेन करने में लगा हुआ हूं कि आपको एनसीईआरटी ना उठानी पड़े, पर तुम उस मोड पे हो कि तू खत्म कर दे, फिर हम तेरे पीछे कुत्तों की तरह घूमेंगे कि एक बार और पढ़ा दे, एक बार और पढ़ा दे, इसको वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके वीडियो लेक्चर देखेंगे। इसीलिए फीस दी थी क्या? तो अलग लेवल पे हो भाई। कोई मास्टर शिद्दत से पढ़ा रहा है नहीं तो खत्म कर भाई साहब, सिलेबस भी और हमको भी। देखिए एराइल डाइजोनियम salts are stable because they are resonance stabilized. Aryl diazonium salts are stable. Aryl diazonium salts are stable because they are resonance stabilized. Because they are resonance stabilized. अभी तो आपने 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करवाई है। किसके साथ रिएक्शन करवाई है? 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करवाई है। अब एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो इस पैराग्राफ में नीचे लिखता है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स रिएक्ट इन ए डिफरेंट वे, और चला गया भाई। और अब सोचो एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछ लिया यहां लाइन से। एनसीईआरटी की लिखी हुई एक एक लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट। तो दूसरा हमारे सामने आएगा रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन्स। रिएक्शन विद 2 डिग्री अमीन्स, रिएक्शन विद 2 डिग्री अमीन्स, ये हमारे सामने है। क्लियर? ध्यान से सुनना। 2 डिग्री अमीन में आपका एलिफेटिक अमीन हो, एरोमेटिक अमीन हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा 2 डिग्री अमीन, और मैं इसकी रिएक्शन करवाने वाला हूं किसके साथ? NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। आप मुझे बताओ NaNO2 और HCl की रिएक्शन से मुझे क्या मिलेगा? NO प्लस। एंड NO प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा? NO प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा? नाइट्रोजन के साथ। और कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन? अगर सुनो ध्यान से, नाइट्रोजन ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और H प्लस को हटा के न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? तो रिएक्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहां तक पहुंचेगी।
रिएक्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहां तक पहुंच जाएगी। आप बताइए क्या ये आपका NO2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा? क्या ये NO2 प्लस में कन्वर्ट हो पाएगा? वापिस सुन, तूने ध्यान नहीं दिया। NH2 जो होता है वो N2 प्लस बनता है। NH2 जो होता है वो N2 प्लस बनता है मेरे भाई। ये N2 प्लस में नहीं जाएगा क्योंकि इसके बाद यहां पर एक H और होता था जो टोटोमेरिज्म करके NO को OH बनाता था, और इसके पास H है ही नहीं। चलिए डिजिटल बोर्ड का कुछ तो फायदा हमको मिलेगा। देखिए जब NO प्लस को इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पर कितने H थे? 2। एक H तो हट गया था H प्लस के पॉजिटिव चार्ज आने से, तो ये बचा था, और इस H की वजह से क्या हुआ था? टोटो, जिससे ये NO किस में कन्वर्ट हो गया था? OH। अगर नाइट्रोजन पर 2 H नहीं होंगे तो आपकी रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, इससे आगे जाएगी नहीं। तो बताइए 2 डिग्री अमीन्स के साथ जब आपकी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन यही बन रुक जाएगी, और ये आपके सामने बनकर आएगा N नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या बनेगा? N नाइट्रोसो कंपाउंड। और N नाइट्रोसो कंपाउंड जो ये आपका है ये होता है येलो ऑयल। कैसा होता है? येलो ऑयल। ये येलो ऑयलिश कलर्ड कंपाउंड आपके सामने होते हैं। N नाइट्रोसो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं 2 डिग्री अमीन। अब आप सोच रहे होंगे ये N नाइट्रोसो क्या है? अबे सब्स्टिट्यूएंट है ये। आयुपैक नेमिंग में बताया था कि नहीं बताया था? NO सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है, और क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोसो। और ये सब्स्टिट्यूएंट किस पर लगा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो क्या बोलोगे इसका नाम? N नाइट्रोसो। N यहां से ये तो बन जाएगी PCC। क्या बन जाएगी? PCC। N इथाइल, N नाइट्रोसो इथेन अमीन। तो ये N नाइट्रोसो का मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा गया है। When your 2 डिग्री अमीन्स, यानी कि कौन सा अमीन है ये? सेकेंडरी अमीन रिएक्शन करता है तो आपके N नाइट्रोसो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है जो कि येलो ऑयल होता है। बताइए रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन आई कि नहीं आई? बोलेगा व्हेन ए गिवन अमीन इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड ऑयलिश येलो ऑयलिश कलर इज ऑब्टेन्ड। आइडेंटिफाई द अमीन। बताइए वो अमीन कौन सा होगा? सेकेंडरी। प्राइमरी के केस में तो N2 गैस रिलीज हो जाती है। अगर आपका अमीन एरोमेटिक है तो भी रिएक्शन क्या होगी? से। यहां फर्क नहीं पड़ता एलिफेटिक होने से और एरोमेटिक होने से। बताइए ये आपका सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है कि नहीं है? अगर यहां पर आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ? NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। NO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। बताइए इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या आएगा? इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या आएगा? NO प्लस। और NO प्लस नाइट्रोजन से क्या मांगेगा? इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो अपना H हटा देगा। उसके बाद फिर ये आगे रिएक्शन नहीं जा सकती क्योंकि 2 H होते हैं तब N2 प्लस बनता है। एक भी H कम हुआ तो फिर मामला गड़बड़। तो यहां पर भी रिएक्शन आपकी रुक जाएगी और किस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी? N नाइट्रोसो। और N नाइट्रोसो कंपाउंड कैसे होते हैं? येलोइश ऑयल होते हैं। क्लियर? तो ये आप समझो क्या बन गया हमारे सामने? येलो ऑयल। क्या बनकर आ गया है? येलो ऑयल की फॉर्मेशन हमारे सामने हो गई है। अभी आपने इन रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस समझी नहीं है। अब अगला जो आएगा ना 3 डिग्री अमीन, वो आपको इनकी ऑब्जर्वेशन समझाएगा और ढंग से चमकाएगा। और ये रिएक्शन हमने लिखी हुई है जब हम बातें कर रहे थे नाइट्रेशन की, एनिलीन के नाइट्रेशन की, तब बातें की हुई है। सेकेंडरी अमीन में हो गया। वी आर गेटिंग ऑब्जर्वेशन इन 2 डिग्री अमीन्स। अब आते हैं 3 डिग्री अमीन्स में। 3 डिग्री अमीन्स के केस में एलिफेटिक में कोई मतलब नहीं है, लेकिन एरोमेटिक के केस में मतलब है। निपटा दिया सभी ने? येलो ऑयल बनता है। येलो ऑयलिश, ऑयल पीपीटी होता है क्या? राक्षस ऑयलिश, जैसे इस कलर का आपके सामने कहा ऑयल। हाँ, ऑब्जर्वेशन आ रही है। नेक्स्ट ए 3 डिग्री एरो। मैं नोटंकी मत क्या करो, मैं अभी छोड़ के चला जाऊंगा, फिर बचा हुआ टॉपिक भी देखते रह जाओगे। अभी कपलिंग रिएक्शन बहुत सारी बाकी है यार, इरिटेट मत क्या करो।
मैं तो तुमको ब्लैकमेल करके ही पढ़ाना। अब मेरे को समझ में आता है कुछ लोग तुम्हारे साथ सही करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करो तुमको कि देखो हम तुम्हारे लिए एक क्लास लेने आ गए, हमारी तो क्लास थी भी नहीं, ये वो, और फिर तुम चरणों में गिर जाओगे। मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूं भाई, मैं आपके लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगली बार कोई भी बच्चा जब जिसका सिलेक्शन हो तो मेरा पॉजिटिव फीडबैक दे सके कि भाई उसके पढ़ ले, वो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ढंग से पढ़ाएगा। तुझे तो बस समझना है, समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, खत्म करने पर कभी ध्यान नहीं देता है, समझाने पर ध्यान दिया जाता है। मैं अपना भविष्य सेव कर रहा हूं भाई। आपको लगता है इस साल सिलेक्शन नहीं लेना, दरवाजा उधर है, जरूरी थोड़ी अपन इस साल पढ़े। एक बच्चा भी बैठ के पढ़ेगा ना, उसको पढ़ाऊंगा, बाकी अपनी मर्जी है, जब चाहो जा सकते हो। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स। 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स, अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूं ना, वो एक्सक्लूसिव है। जन्मों जन्मों के आपके खानदानों के डाउट दूर हो जाएंगे, वरना चमकेगा ही नहीं कि रिएक्शन में होना क्या है। खानदान के, पूरे खानदान के डाउट दूर होंगे, भले ही वो ऑर्गेनिक पढ़े हो ना पढ़े हो, 8 से होंगे तो भी जो डाउट रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर। देखिए ये आपके सामने है 3 डिग्री अमीन, रिएक्शन करवाई गई है NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। देखिए अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाने पर आऊं और चुपके से बना के चला जाऊं, क्योंकि मैं तो याद करके आया हूं, सीधी सी बात है, मुझे तो मालूम है क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन आपके सामने तो बहुत सारी चीजें एक साथ फेंकेगा, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि कब क्या बनाना है, कुछ चमकता ही नहीं है। ध्यान से सुन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, NO+। अब सुन ध्यान से, 2 इलेक्ट्रोफाइल सुन ले ध्यान से, 2 इलेक्ट्रोफाइल, एक तो आपका NO+ है, एक अगर अपन बात करना चाहे ये डाइजोनियम सोल्ट खुद अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। हमने इसको लिखा हुआ है आपके स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में। इस नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नहीं है, हालांकि इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है। सबसे पहले इन इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात जान ले। ये पहली बात, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल्स है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, वीक इलेक्ट्रोफाइल्स है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस पढ़ा रहा था, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक इलेक्ट्रोफाइल वो बताए थे जो रिंग एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड कैसी भी हो वो रिएक्शन करेंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल्स मैंने आपको ऐसे बताए थे जो आपके आप डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिंग पर रिएक्शन नहीं करते, कार्बोकेटायंस। और एक वो बताए थे जो तभी रिएक्शन करते हैं जब रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होती है, और ये दोनों है, जाके देख लेना। सबसे पहले तो इनके बारे में देख लिए, वीक इलेक्ट्रोफाइल्स है। अगर आप इनको बेंजीन पर लगाना चाहते हैं, यानी कि बेंजीन पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं, तो रिंग पर कोई स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होना, वरना ये रिंग के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। और दूसरी बात मेरे भाई, इनकी चॉइस होती है कि अगर कोई नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, अगर कोई नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तो इनकी पहली प्रायोरिटी होती है, उसके पीछे का रीजन नहीं बताएंगे, लाइव चल रहा हूं, कि पहली प्रायोरिटी होती है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब सुनो ध्यान से, NO+ इससे पहले भी बना है, NO+ इससे पहले भी बना है कि नहीं बना है। आपने कद्दू ध्यान नहीं दिया कि सर ये रिएक्शन ऐसे क्यों नहीं हुई, बताओ इस पर रिंग पर कैसा इफेक्ट लग रहा है, +R, और +R से एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा, तो ये NO इसकी ऑर्थो या पैरा पर क्यों नहीं गया, क्योंकि रिएक्शन तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर जब आपकी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, नाइट्रोजन के ऊपर रिएक्शन होगी ही नहीं। रिएक्शन कहां होगी मेरे भाई, रिंग के ऊपर। रिंग का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और कैसे रिप्लेस हो जाएगा बताइए, इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है रिंग के ऊपर, +R। बताओ +R वाले कैसे होते हैं, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और मेजर प्रोडक्ट कहां से आता है, पैरा से। अब देखो मैं तो लिख के चला जाऊंगा, लेकिन तुझे कभी चमकेगा ही नहीं कि कभी NO नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है और कभी NO रिंग पे जाके लग रहा है। ये क्या चक्कर है मेरे भाई, रटेगा भूलेगा, रटेगा भूलेगा। इसलिए जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन ले, एक्सक्लूसिव बातें हैं ये। NO+ और आपके डाइजोनियम सोल्ट, नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रोफाइल्स की पहली पसंद है कि नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो बात ही अलग है,
अब देखिए, यहां पर देखिए, क्या नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको? हाँ, क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज को कैसे मैनेज करेगा? H प्लस को हटा के। तो जब तक नाइट्रोजन पर H है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन नाइट्रोजन पर अगर H नहीं हुआ तो नाइट्रोजन फिर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उस पर खुद पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इधर आ जाइए मेरे भाई, ये NO प्लस बनकर आया और इसने क्या इच्छा जाहिर की कि मेरी पहली पसंद है कि मुझे आप इलेक्ट्रॉन दें। तो ये नाइट्रोजन बोलता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दिए तो मुझ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसका मैं क्या करूंगा? और उस पॉजिटिव को वापस खत्म करने के लिए तुझे ही वापस हटाना पड़ेगा, तो इसका क्या ही मतलब होगा? क्लियर? लेकिन तेरे लिए इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था की जा सकती है। तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ, तो मैं तुझे रिंग पर भेज दूंगा। किस पर भेज दूंगा? रिंग पर। ये इसको वापस याद दिला रहा है कि देखिए साहब, हम उन इलेक्ट्रोफाइल में से हैं जो बेंजीन पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी करते हैं जब रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड हो। तो ये बोल रहा है, तू भूल रहा है, मैं NR2 ग्रुप हूं। कौन सा ग्रुप हूं? NR2 ग्रुप। और मैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग के अंदर ही आता हूं। मैं रिंग को भयंकर तरीके से एक्टिवेट करूंगा तेरे लिए। रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाऊंगा, ऑर्थो एंड पैरा। और तू कहां जाकर लग जा? पैरा पर। पता है ये कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट है? SEAR रिएक्शन का प्रोडक्ट है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया तो बेंजीन की तरफ भेज दिया। लेकिन यहां वापस चल, इसमें बेंजीन पर नहीं गया मेरे भाई, कहां पर गया? नाइट्रोजन पर। कि साहब आप क्यों मना कर रहे हैं, आप तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो देखो NN बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, निपटा देगा तेरे को। कब NN बॉन्ड बनेगा और कब रिंग पर रिएक्शन होगी? और ये क्वेश्चन AIPMT का है। किसका है? AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेमिंग हमेशा उसकी जबरदस्त लेवल पर चलेगी। तो बताइए यहां पर अब आपको ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको एक क्वेश्चन मैंने खुद करवा रखा है जब हमने नाइट्रेशन पढ़ा है तब, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आपके मॉड्यूल में भी है, फिनॉल की रिएक्शन जब मैं करवा देता हूं NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मेरे भाई बता इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? NO प्लस, ना कि NO2 प्लस। और NO प्लस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में दिलचस्पी कि नाइट्रोजन है तो बात कर, बोलता है नाइट्रोजन नहीं, रिंग की तरफ निकल। बोलता है मैं भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में सबसे पीछे आता हूं, लेकिन हूं तो मैं भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। बताइए प्लस R से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पर। और मेनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी? पैरा पोजीशन पर। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां जाकर लग जाएगा? पैरा पोजीशन के ऊपर जाकर लग जाएगा। ये भी कौन सी रिएक्शन है? SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी से निपटाइए, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। ये जबरदस्त बात आपको बताई है, अगली क्लास में फिर यही बातें बताऊंगा। अगली क्लास में फिर यही बातें बताऊंगा। इन दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स पर लिख ले, पहले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेंगे, अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है तो रिंग की तरफ जाएंगे। नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रोफाइल्स की खास बात होती है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले नाइट्रोजन से ही लेते हैं। निपटा दिया है क्या? अब तो निपटा दिया होगा। आज में निपटाने की कौन उम्मीद? ईयर याद नहीं, लेकिन ये आ चुका है AIPMT में, ये वाला क्वेश्चन। और ये वो सी लाइन से उठाया है, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स रिएक्ट इन ए डिफरेंट वे विद नाइट्रस एसिड। एक लाइन नहीं छोड़ता NCERT की।
क्योंकि आपको उस लाइन का मतलब नहीं मालूम है, लेकिन जिसने लिखा उसको सब पता है इस लाइन का मतलब क्या है। यस, अगर आपने HNO3 डाल दिया तो देन NO विल बी ऑक्सीडाइज इनटू NO2, तो ये पैरा नाइट्रो एसिड बनाने का एक तरीका है। चैप्टर फिनोल में दिया, इस रिएक्शन को मैंने निपटा दिया है। नेक्स्ट, और इस लेक्चर के अपन लास्ट रिएक्शन करेंगे। आप सब जानते हैं, वो भी अपने आप में एक फेमस रिएक्शन आने वाली है, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। लिखिए, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट वही है, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन का नंबर बताओ। रिएक्शन नंबर 3 है। 2 नंबर रिएक्शन काफी लंबी खींची है, लेक्चर खा गया मेरा लगभग पूरा का पूरा ही वो। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगी रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आपको 1% रटने नहीं दूंगा, एक एक चीज आपको समझ में आती हुई चलेगी। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो आपके सामने दिया गया है, एराइल का मतलब आप समझ गए होंगे। ये जो आपके सामने दिया गया है, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसी को ही हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये हमारे सामने है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट। मेरे भाई, कोई ताजुब की बात नहीं है अगर वो सीधा क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट, क्योंकि 17 क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो 10 से 12 क्वेश्चन एकदम आसान बनाने में कोई मतलब नहीं उनका, जिनका, क्योंकि उनको करने पर बच्चे को रोकेगा सीधा जाके 550 560 की रेंज पे, कहता है आजा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 550 तक तो जोर पड़ने ही नहीं देता है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है कर पाना। तो ये हमारे सामने है हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको आप बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आजकल इसको इससे रिप्लेस कर दिया गया है, हालांकि दोनों के रिएक्शन में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्लियर? जो काम ये करता है वही काम ये करेगा, क्योंकि रिएक्शन तो क्या, सॉरी, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो क्या है, सेम, सल्फोनिल क्लोराइड। ये हमारे सामने देखो, इसका लिंक मैं कहां से करता हूं, इसका लिंक मैं करता हूं एसिड क्लोराइड के साथ। दोनों के रिएक्शन बिल्कुल क्या है, सेम। आप बताओ, एसिड क्लोराइड की अगर मैं बात करना चाहूं, तो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी तो पढ़ा था, ये Cl है, लिविंग ग्रुप, कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? सिमिलरली आपका ये भी होता है, सल्फोनिल क्लोराइड में भी यही होता है, उसके अंदर CO बॉन्ड बनाने के लिए वो किसी को भी बाहर निकाल देता है, इसमें SO बॉन्ड बनाने के लिए वो किसी को भी बाहर निकाल सकता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन, मेरे भाई सुनो ध्यान से, 1 डिग्री अमीन के साथ करवा देता हूं, किसके साथ करवा देता हूं, 1 डिग्री अमीन के साथ, जो किस चैप्टर में भी दिया उस रिएक्शन को हमने वही निपटा दिया। उसको बताइए किस प्रकार से रिएक्शन होनी चाहिए। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, Cl को रिप्लेस कर जाएगा, एंड यू बेटर नो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, और pyridine का रोल क्या था, HCl को ठिकाने लगाना। तो आप बताइए कैसे रिएक्शन होगी, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, वापस बॉन्ड बनेगा और Cl बाहर। तो आप जानते हैं, जब भी कोई अपने लॉन पेयर से अटैक करता है तो चटा के जोड़ देते हैं कि नहीं जोड़ देते हैं। तो बताइए किसकी फॉर्मेशन कर दिया आपने, अमाइड। किसकी फॉर्मेशन कर दिया है, अमाइड। यस, 2 डिग्री अमाइड बन गया है। यहां पर भी आप एग्जैक्टली जब 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द सिमिलर वे, बिल्कुल सेम तरीके से लेगा। बताओ, यहां पर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड में पोलैरिटी है कि नहीं है, तो यहां पर सल्फर आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और इस पर क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप। स्लो मोशन में समझ इसको, ये अपने लोन पेयर से करेगा अटैक, किसके ऊपर, सल्फर के ऊपर। यहां किस पर अटैक होता है, कार्बोनिल कार्बन पर, होता है कि नहीं होता है। ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, O-। और मैंने आपको कई बार कहा है, CO बॉन्ड बनना, और अगर अपन बात करना चाहे SO बॉन्ड बनना एंड PO बॉन्ड बनना, हमेशा क्या होते हैं, फेवरेबल। CO बॉन्ड, SO बॉन्ड, PO बॉन्ड, ये बहुत स्टेबल बॉन्ड होते हैं, ये बनना हमेशा हमारे लिए क्या रहेंगे, फेवरेबल। जैसे ही ये अपने लोन पेयर से करेगा इसके ऊपर अटैक,
ये बॉन्ड टूटेगा, खटैक। बताओ ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ऑक्सीजन अपना एसओ बॉन्ड वापस बनाएगा, और वापस बनाएगा तो किसी ना किसी को हटना पड़ेगा, और सीएल बोलता है मैं हटता हूं, और किसी को हटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपकी रिएक्शन चलेगी और ये प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आ जाएगा। जब आपका नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन थे, अटैक करने पर कितना बच जाएगा, एक। कितना बच जाएगा, एक। और ये जो आपके सामने बचे हुए नाइट्रोजन पर H है, इस H का अच्छा खासा एसिडिक नेचर होता है। अच्छा खासा कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोनों में ही आप बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन ने पार्ट लिया है, ऐसा नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। क्या हो गया, इसमें जरूरत नहीं पड़ती हमको, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं तो क्या फालतू खोपड़ा खराब करना। एनसीईआरटी में नहीं होगा उस पर तो अपन बात करेंगे ही नहीं। अगर एनसीईआरटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखेगा तो फिर बात करनी पड़ेगी। निपटा दिया है क्या? तो सिंपल ऐसा नहीं, रिएक्शन और कुछ भी नहीं है। अब देखो, इसी को मेरे को समझाना होता ना, समझाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें मुझे क्या दिक्कत होती कि जिस दिन पढ़ाता उसी दिन मुझे टिक करवाना पड़ता कि भाई ये क्वेश्चन कर ले आज, क्योंकि कल तेरे से नहीं होंगे। मैं भी जानता हूं, मैंने आज तक कभी टॉपिक के बाद टिक नहीं करवाए हैं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं तेरे से ना बने और तो पूछे मुझसे, क्योंकि वही रियल तरीका होता है। लेकिन सर ऐसे तो 10-15% बच्चे होते हैं, तो उन 10-15% में से 2-3% का सिलेक्शन होता है जो आराम से लिख के चले जाते हैं और इधर उधर पटकते हैं। अभी आप में से आधे भटकेंगे वन शॉट के लिए, आधे भटकेंगे रिवीजन के लिए, कुछ भी खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें लगता बस ये हमको पढ़ा दे, हमको पेन ना चलाना पड़े, तो बेटा कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड में हो जाएगा, यहां नहीं होगा। देखो यहां से अगर अपने पास कौन था, Cl, यहां से H और यहां से Cl चुरा ले, सीधा प्रोडक्ट बना दे। कद्दू समझ में नहीं आया क्या हुआ इस रिएक्शन में? मैं टिक करवाऊंगा तो तेरे को पता चल जाएगा ये कॉन्सेप्ट लगाना है, H और Cl हटाना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तेरे को चमकेगा ही नहीं। डब्बा मैकेनिज्म तभी काम करता है जब आंसर मालूम हो। निपटा दिया है क्या? चलिए अब हम आपके हिंसबर्ग रिएजेंट की, किसकी, हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे 1 डिग्री अमीन के साथ। किसके साथ? 1 डिग्री अमीन के साथ। बताइए इसका नाम क्या रहेगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन जो हम करवाने वाले हैं वो करवाएंगे 1 डिग्री अमीन के साथ, और यहां पर हम इथाइल अमीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इथाइल अमीन। बताइए रिएक्शन जब आपके आगे बढ़ेगी, कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? सीधा प्रोडक्ट चाहिए मेरे को। आप जानते हैं ये करेगा अपने लोन पेयर से अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, वापस बनेगा और Cl हटेगा। क्या Cl डायरेक्ट हटेगा ना, वाया एडिशन एलिमिनेशन हटेगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो बताइए H एक हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? ये हमारे सामने बनकर आता है। जब यही रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड के साथ करते थे तो बताइए क्या बनता था, अमाइड, और जब आप सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करोगे तो सल्फोनामाइड बनेगा। इतना फर्क है। ये देखो यहां जब आप रिएक्शन कर रहे थे इसका नाम क्या था, अमाइड, और यहां पर क्या है, सल्फोनामाइड, मतलब कार्बन की जगह कौन है, सल्फर। नाम बिल्कुल वैसे लिखा जाएगा। इसका नाम कैसे लिखते थे आप, एन एल्काइल और पीछे अमाइड, नाइट्रोजन पर लगा उसको आगे लिखते थे। इसका नाम भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा जाएगा, एन इथाइल। एन इथाइल का मतलब इथाइल नाइट्रोजन पर लगा हुआ है, एन इथाइल सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड नाम लिखेंगे इसका, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर? ये जो आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनकर आया है ना, द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन अल्कली। ये जो आपके सामने बना है इसके नीचे लिख देना है आपको सोल्यूबल इन अल्कली। कई बार क्वेश्चन बना है इस पर, सोल्यूबल इन अल्कली। अल्कली का मतलब समझते हो, ये आपका सोल्यूबल होगा किसके अंदर,
एक्वस NaOH में सोल्यूबल होगा, या फिर आप क्या कह सकते हो, एक्वस KOH के अंदर। फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन अल्कली, और उसके सोल्यूबल होने का कारण बता सकते हो क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन। हाँ, सॉल्ट फॉर्मेशन, आपके बहुत सारे सॉल्ट वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल। क्या बोलते रहोगे आप, ये सोल्यूबल है क्योंकि इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन से क्या होगा ये तो बता दे, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन कर जाएगा तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, और वो सॉल्ट आपका वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल। आप समझिए, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को हम ढंग से समझते हैं, एसिडिक नेचर को। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ना, इसमें जो नाइट्रोजन पर H है, ये नाइट्रोजन पर जो H है ये एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक। यहां पर इथाइल मिथाइल है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपने इसको किस में ऐड कर दिया है, एक्वस KOH में या फिर एक्वस NaOH में, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। बताओ K प्लस है और साथ में कौन है, OH माइनस। बताइए एनायन का पहला काम, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, और ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक। अच्छा सर मैं समझ गया, आप एसिडिक इसलिए बोल रहे हो क्योंकि नाइट्रोजन पर लगा हुआ है। रुक जा, थोड़ी देर बाद और भी राज खुलेंगे। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, अटैक। अगर रिएक्शन आगे बढ़े तो बताइए एसिड का क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। बताओ नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। K प्लस आप साथ में लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये बन जाएगा H2O। साथ में कौन रहेगा, क्या, K प्लस। सो दिस इज पोटेशियम सोल्ट। क्या है, पोटेशियम सोल्ट। NaOH लोगे तो सोडियम सोल्ट, और आपके सोल्ट्स वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। आपको पता है पहले ये सोल्यूबल नहीं होता। जब आप थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, मैं बताऊंगा आपको फिजिकल प्रॉपर्टी सारी, स्पेशल क्लास लगा लगा के रिवीजन के टाइम पर सारी चीजें बताने वाला हूं, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। जब भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ध्यान से सुन इधर, जब भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 से ज्यादा कार्बन हो जाए ना, कितने, 4 से ज्यादा हो जाए, वाटर इनसॉल्युबल होने लग जाता है वो, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। भले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों ना हो, भले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन कार्बन की संख्या 4 या 4 से ऊपर जाने लगी, 4 या 4 से ऊपर जाने लगी, तो वाटर में सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। आपको पता है ये जो बना हुआ आपका कंपाउंड है, ये वाटर में सोल्युबल नहीं है ड्यू टू दिस हाइड्रोफोबिक पार्ट, लेकिन ये एक्वस NaOH और एक्वस KOH में सोल्युबल है। पता है किसकी वजह से, क्योंकि जैसे ही आप OH माइनस या OH माइनस डालोगे तो इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी, और ये जो सॉल्ट बन गया है ना, ये वाटर में सोल्युबल होता है। तो सॉल्ट में फिर कितने कार्बन है से फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में। तो फॉर्म प्रोडक्ट इज सोल्युबल इन अल्कली ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। स्टेटमेंट में चलेगा, लिख दो इसके अंदर, पहले जितना लिखा उतना लिखेंगे। इसको, इस वाले रिएक्शन को खत्म करके ब्रेक लेंगे, फिर अपना बहुत ज्यादा बचा नहीं है। अगली क्लास में जो आपका बचा हुआ है टोलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, साफ आपको जैसा बोला गया था बिल्कुल वैसा ही, बस यही बोलता रहा कर। तो आप पर्सनली तेरे को पढ़ाऊंगा, तुम्हारे लिए कोई कितना भी कर दो, आखिर में तुमको कहना वही है। और ऐसे धीरे धीरे आपके स्टूडेंट, आप जैसे स्टूडेंट मिलते रहे तो हो सकता है मेरा भी टीचिंग चेंज हो जाए, कि किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। खत्म करो सिलेबस, दनादन दनादन, हर साल रिपीट करता रहेगा। जूते से मारूंगा इसको। लिखिए, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड्स, एन एल्काइल, एन एल्काइल। अगर आपको यह नहीं पता है कि ग्रुप क्या है तो क्या लिखोगे, एन इथाइल की जगह क्या लिखोगे, एन एल्काइल। एन एल्काइल, एन एल्काइल सल्फोनामाइड्स, एन एल्काइल्स, सॉरी, एन एल्काइल्स बेंजीन सल्फोनामाइड्स, एन एल्काइल्स बेंजीन सल्फोनामाइड्स, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड्स are soluble in alkali. And alkyl benzene sulfonamides are soluble in alkali due to
सॉल्ट फॉर्मेशन, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ये सॉल्ट बना किसकी वजह से है? क्योंकि इनमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, और उस एसिडिक हाइड्रोजन का कारण जानते हैं, इस आपका SO2 ग्रुप का होना। नेगेटिव इधर जाएगा, इधर रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव इधर जाएगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा। लिख लो, तुम पर कोई भरोसा नहीं है। लिखेंगे द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द नाइट्रोजन, the hydrogen attached to the nitrogen, the hydrogen attached to the nitrogen, the hydrogen attached to the nitrogen in sulfonamide, the hydrogen attached to the nitrogen in sulfonamide। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? सल्फोनामाइड। कहता है सल्फोनामाइड में जो नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ क्या है? H। इज स्ट्रांगली एसिडिक, is strongly acidic, is strongly acidic due to presence of strong electron withdrawing, due to presence of strong electron withdrawing group, strong electron withdrawing लिखेंगे, due to presence of strong electron withdrawing sulfonyl group, due to presence of strong electron withdrawing sulfonyl group। इसकी बात कर रहा है। ये जो आपका SO2 ग्रुप है ना, ये आपने कई जगह देखा है, SO2Cl2, तो इसको क्या बोलते हो आप? सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर? इस ग्रुप की वजह से ये H का स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है। सेकेंडरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करेंगे। अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन सल्फोनालिक क्लोराइड की, ये हमारे सामने है। बताइए सेकेंडरी अमीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन पर कितने H होते हैं भाई? ये देख, कितना H होता है? एक। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? डायरेक्ट ये अपने लोन पेयर से करेगा अटैक, Cl हटेगा खटैक, लेकिन H पे हट जाएगा, क्योंकि जब भी अपने लोन पेयर से अटैक करेगा तो इसको H की बलिदानी करनी पड़ेगी, और आपके सामने ये प्रोडक्ट बनेगा। इस बार बताइए, क्या बना हुआ प्रोडक्ट आपका एसिडिक हाइड्रोजन रखता है? तो क्या ये वाटर में सोल्यूबल होगा? नहीं। और क्या ये एल्कली में सोल्यूबल होगा? नहीं, सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आप ये बोलोगे एसिडिक H नहीं, हम बोलेंगे सॉल्टी नहीं बनेगा। तो ये वाटर में क्या होता है? इनसोल्यूबल। तो इसके नीचे लिख देंगे इनसोल्यूबल इन अल्कली। अल्कली में भी सोल्यूबल नहीं, इनसोल्यूबल इन अल्कली। ये अल्कली के अंदर इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल इन अल्कली। आप जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? व्हेन ए गिवन अमीन इज रिएक्टेड विद हिंसबर्ग रिएजेंट, द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन अल्कली, आइडेंटिफाई द अमीन। 1 डिग्री अमीन होगा, क्योंकि उसी के केस में सॉल्ट बनेगा। ए गिवन अमीन इज रिएक्टेड विद हिंसबर्ग रिएजेंट, द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज इनसोल्यूबल इन अल्कली, 2 डिग्री अमीन होगा। और बोलता है कि अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, वो 3 डिग्री होगा। निपटा दिया है क्या? नाम बताओ क्या रहेगा? NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। लिखो NN डाई इथाइल, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर? इसमें आपके पास कोई H नहीं है, कोई कहानी नहीं होगी। 3 डिग्री अमीन्स के बारे में बताइए क्या ख्यालात है? 3 डिग्री अमीन्स आप जानते हैं ना, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कब शेयर करना पसंद नहीं करता? जब उसके ऊपर H नहीं है, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने अपना लोन पेयर दे दिया तो मुझ पर ही कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसीलिए तो NO+ को भी नाइट्रोजन लोन पेयर नहीं देता जब वो कैसा होता है? 3 डिग्री। तो ये इसके मुंह पर ही मना कर देगा, नो रिएक्शन। क्या कर देगा? मना, नो रिएक्शन। निपटा दिया है क्या? चलिए, एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। पूरा 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, कोई दिक्कत की बात?
मैं जब आऊंगा धमका रहे हो तो मेरे भाई से थोड़ी डरूंगा मैं। लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स, द प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स, अभी गरम गरम मिलेगा समोसा। द प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स reacting with, the property of amines reacting with, the property of amines reacting with benzene sulfonyl chloride, the property of amines reacting with benzene sulfonyl chloride, ब्रैकेट में लिखो हिंसबर्ग रिएजेंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट, in a different manner, in a different manner, the property of amines reacting with benzene sulfonyl chloride in a different manner is used for the distinction of, is used for the distinction of primary, secondary, primary, secondary and tertiary amines, primary, secondary and tertiary amines, and also for the separation of, and also for the separation of a mixture of amines, and also for the separation of a mixture of amines, and also for the separation of mixture of amines। इस तरीके से आप अमीन्स का डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, फॉर्म प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन अल्कली। 2 डिग्री अमीन रिएक्शन करेगा बट फॉर्म प्रोडक्ट इज इनसोल्यूबल इन अल्कली, और 3 डिग्री अमीन रिएक्शन ही नहीं करेगा। पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं मेरे भाई। 15 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं मेरे भाई।